नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के करियर ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे जिनका नाम पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति के गलियारों में लगातार गूंजता रहा है। प्रशांत किशोर। हाँ, बिल्कुल, काफी चर्चित नाम रहा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे उनकी जीवनी, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उनके सफर और हाँ, हालिया राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर भी रोशनी डालते हैं। जी। इनमें उनके शुरुआती जीवन से लेकर यूएन के दिनों से लेकर आईपैक की स्थापना, फिर अलग अलग दलों के साथ काम और अब ये जन सुराज, पूरा लेखा जोखा है एक तरह से। हाँ, एक पूरा आर्क है उनके करियर का। तो आज का हमारा लक्ष्य यही है, इन स्रोतों की मदद से प्रशांत किशोर के इस बहुआयामी सफर को परत दर परत खोलना। कैसे कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट देश का सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार बन जाता है और फिर खुद ही राजनीति के मैदान में उतर आता है। बिल्कुल, ये ट्रांजिशन बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसा बिल्कुल अलग क्षेत्र, उसे छोड़कर कोई चुनावी रणनीति की इस जटिल दुनिया में कैसे कदम रखता है। हाँ, और फिर खुद एक राजनीतिक ताकत बनने का फैसला क्यों करता है। चलिए इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। जी, शुरू करते हैं। शुरुआत उनके बैकग्राउंड से करते हैं। स्रोतों के मुताबिक प्रशांत किशोर का जन्म हुआ 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में। अच्छा। पिता डॉक्टर थे श्रीकांत पांडे। शुरुआती जीवन और स्कूली शिक्षा बक्सर में हुई। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हैदराबाद गए और उसके बाद पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। देखिए, यहीं पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंजीनियरिंग फिर पब्लिक हेल्थ। हाँ, ये अकादमिक रास्ता कहीं से भी राजनीति की तरफ जाता हुआ नहीं दिखता, है ना? बिल्कुल नहीं। और यही शुरुआती पृष्ठभूमि उनके सफर को और भी दिलचस्प बनाती है। उनका अकादमिक और शुरुआती पेशेवर जीवन पूरी तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित था। सही। ये साफ दिखाता है कि उनकी यात्रा एक गैर राजनीतिक दिशा में शुरू हुई थी। लेकिन हाँ, शायद इसी अनुभव ने उन्हें डेटा, सिस्टम और जमीनी हकीकत को समझने का वो नजरिया दिया जो बाद में काम आया होगा। हाँ, बिल्कुल, जो बाद में बहुत काम आया होगा। हाँ, ये कनेक्शन दिलचस्प है। पढ़ाई के बाद जानकारी के अनुसार उन्होंने करीब 8 साल संयुक्त राष्ट्र यूएन के साथ काम किया। जी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। हाँ, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से लेकर यूएन मुख्यालय तक में उनकी पोस्टिंग रही। और संयुक्त राष्ट्र का ये अनुभव मेरे ख्याल से महज एक नौकरी नहीं था। अच्छा, देखिए, अलग अलग जगहों पर काम करना और फिर हेडक्वार्टर लेवल पर काम करना, इससे बड़े सिस्टम कैसे चलते हैं, डेटा का विश्लेषण कैसे होता है और जमीनी स्तर पर योजनाओं को कैसे लागू किया जाता है, इसकी एक बहुत गहरी समझ विकसित होती है। हाँ, ये तो है। ये वो प्रबंधन और विश्लेषण कौशल हैं जो किसी भी जटिल सिस्टम, चाहे वो स्वास्थ्य योजना हो या फिर चुनावी अभियान, उसको चलाने के लिए बुनियादी होते हैं। तो बड़े पैमाने पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का ये तजुर्बा निश्चित रूप से बाद में उनके काम आया होगा। तो यूएन में सिस्टम को समझने के बाद उनके करियर ने एक ऐसा मोड़ लिया जिससे उन्हें सीधे भारतीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। हाँ, वो बड़ा शिफ्ट था। 2013 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG की स्थापना हुई। नाम से तो लगता है कि उद्देश्य शायद शासन में जवाबदेही पर फोकस करना था। जी, नाम तो यही सुझाता है। बाद में यही संगठन आईपैक बना, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। हाँ, आईपैक। सूत्रों के अनुसार पहली बार लोगों का ध्यान उन पर 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में गया था, जहां वे नरेंद्र मोदी के अभियान से जुड़े थे। हाँ, उसकी चर्चा हुई थी। लेकिन देशव्यापी पहचान मिली 2014 के लोकसभा चुनावों से। ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल, 2014 गेम चेंजर था। CAGP की रणनीतियों ने बीजेपी की भारी जीत में एक अहम भूमिका निभाई। वो चाय पर चर्चा, हाँ, याद है। 3D होलोग्राम रैलियां, सोशल मीडिया का वो आक्रामक इस्तेमाल, ये सब उस वक्त भारतीय चुनावी परिदृश्य के लिए बिल्कुल नए और कह सकते हैं काफी प्रभावी तरीके थे। हाँ, 2014 का चुनाव सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो भारतीय राजनीति में पेशेवर, डेटा संचालित चुनावी प्रबंधन की युग की शुरुआत का एक तरह से प्रतीक था। सही कहा। इन तकनीकों ने सिर्फ प्रचार का तरीका नहीं बदला, बल्कि एक नैरेटिव, एक कहानी गढ़ने और उसे वोटरों तक सीधे पहुंचाने पर अभूतपूर्व जोर दिया। इसने ये स्थापित कर दिया कि चुनाव सिर्फ नेताओं के करिश्मे या जातिगत समीकरणों से ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म प्रबंधन, डेटा विश्लेषण और पेशेवर रणनीति से भी जीते जा सकते हैं। हाँ, और इसी सफलता ने प्रशांत किशोर को रातों रात एक स्टार रणनीतिकार बना दिया। बिल्कुल, वो लाइमलाइट में आ गया। और इस सफलता के बाद, जैसा कि स्रोत बताते हैं,
उन्होंने खुद को किसी एक पार्टी से बांध कर नहीं रखा। ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। हाँ, ये काफी नोटिसेबल है। 2015 में बिहार लौटे और इस बार नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन के लिए रणनीति बनाई और वो अभियान भी सफल रहा। जी। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला चल पड़ा। पंजाब में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, हालांकि वहां सफलता नहीं मिली। हाँ, यूपी वाला सफल नहीं रहा। फिर आंध्र में वाईएसआरसीपी, तमिलनाडु में डीएमके, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, दिल्ली में एएपी, मतलब अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दल। ये पैटर्न बहुत कुछ कहता है। एक तरफ तो ये उनकी रणनीतिक अनुकूलन क्षमता मतलब अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। हाँ, कि वो कहीं भी फिट हो सकते हैं। हाँ, कि वे अलग अलग राजनीतिक माहौल और विचारधाराओं के लिए काम कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ यहीं से वो चर्चा भी शुरू हुई कि क्या ये विशुद्ध पेशेवर सेवा है या इसमें विचारधारा की कोई भूमिका है। अच्छा, ये सवाल भी उठा। हाँ, कि क्या चुनावी रणनीति एक तटस्थ सर्विस इंडस्ट्री बन रही है। उनका अलग अलग दलों के साथ काम करना इस बहस को तेज करता है। ये भारतीय राजनीति में एक नई परिघटना थी, एक किराए का रणनीतिकार जो किसी भी पक्ष के लिए काम कर सकता है अगर शर्तें सही हों। बिल्कुल। और इसी सफर के बीच एक और अहम पड़ाव आया सितंबर 2018 में। जी। वे पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आए और सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। उन्हें जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। हाँ, ये एक बड़ा कदम था। हाँ, सलाहकार से सीधे पार्टी पदाधिकारी बनना, ये तो बड़ी बात थी। हाँ, यह उनके करियर का एक तार्किक अगला कदम लग सकता था उस समय, लेकिन ये प्रयोग ज्यादा लंबा चला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जेडीयू के साथ उनका जुड़ाव कुछ समय बाद टूट गया। यह घटना शायद ये दिखाती है कि एक सफल रणनीतिकार होना और एक सफल राजनेता या पार्टी पदाधिकारी होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हाँ, स्किल्स अलग चाहिए शायद। हाँ, बिल्कुल। पार्टी की अपनी आंतरिक राजनीति होती है, विचारधारात्मक प्रतिबद्धता होती है, सामूहिक नेतृत्व की अपनी जटिलताएं होती हैं, जो शायद बाहरी सलाहकार की भूमिका से बहुत अलग होती हैं। तो इस संक्षिप्त कार्यकाल ने शायद उन्हें प्रत्यक्ष राजनीति की चुनौतियों का पहला स्वाद दिया। और शायद इसी अनुभव ने उन्हें अगले कदम के लिए प्रेरित किया होगा। हो सकता है। जेडीयू से अलग होने के बाद उन्होंने कुछ समय तक विभिन्न दलों के लिए काम जारी रखा, लेकिन फिर मई 2022 में एक बड़ी घोषणा की, अपना खुद का मंच बनाने की। जी, जनसुराज। हाँ, उन्होंने जनसुराज नाम से एक अभियान शुरू किया। और वो पद यात्रा भी। हाँ, इस अभियान के तहत उन्होंने बिहार में एक लंबी पदयात्रा शुरू की। लक्ष्य था करीब 3000 किलोमीटर चलकर सीधे जनता से जुड़ना, उनकी समस्याएं समझना और अपनी राजनीतिक सोच को सामने रखना। जी। ये एक तरह से पारंपरिक गांधीवादी तरीका था, जो आजकल की हाईटेक राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। बिल्कुल। और ये पदयात्रा रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। ये प्रशांत किशोर के सलाहकार से नेता बनने की प्रक्रिया का सबसे ठोस कदम था। हाँ, अब वो किसी और के लिए नहीं। हाँ, अब वे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जमीन तैयार कर रहे थे। पदयात्रा का मकसद सिर्फ जनसंपर्क नहीं होता, बल्कि जमीनी स्तर पर एक संगठन खड़ा करना, स्थानीय नेताओं को जोड़ना और मीडिया का ध्यान आकर्षित करना भी होता है। अच्छा। ये सीधे तौर पर बिहार के स्थापित राजनीतिक शक्तियों को चुनौती देने की तैयारी थी। और ये तैयारी 2 अक्टूबर 2024 को एक औपचारिक शक्ल ले ली, जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी जन सुराज पार्टी की घोषणा की। जी, पार्टी लॉन्च हो गई। साथ ही ये ऐलान भी किया कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये तो अब तक का उनका सबसे बड़ा दाव है। बिल्कुल। पर्दे के पीछे का खिलाड़ी अब खुद मुख्य भूमिका में आने को तैयार है। निश्चित रूप से ये उनके सफर का कह सकते हैं क्लाइमैक्स है। अब तक वे किंग मेकर की भूमिका में देखे जाते थे। हाँ, यही कहा जाता था। अब वो खुद किंग बनने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। ये परिवर्तन आसान नहीं होता। चुनावी रणनीति बनाना एक तरह से नियंत्रित वातावरण में होता है, जहां डेटा और संसाधनों पर आपका नियंत्रण होता है। लेकिन खुद चुनाव लड़ना जनता की अदालत में उतरना है, जहां अनिश्चितता कहीं ज्यादा होती है। उनकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट है, बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प पेश करना। उनकी उपलब्धियों को देखें तो स्रोतों में उन्हें अक्सर उनकी चुनावी सफलताओं के कारण मीडिया द्वारा चाणक्य तक कहा गया है। हाँ, ये टाइटल तो बहुत चला। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई हाई प्रोफाइल अभियानों को सफलतापूर्वक डायरेक्ट करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। फोर्ब्स इंडिया ने भी उन्हें 2020 के दशक में 20 लोगों में देखने लायक सूची में शामिल किया था। जी, ये उनके प्रभाव को रेखांकित करता है।
चाणक्य जैसा लेबल भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, लेकिन ये इस बात को जरूर दर्शाता है कि पिछले दशक में चुनावों में रणनीति, डेटा और पेशेवर प्रबंधन का महत्व कितना बढ़ गया है। सही बात है। उनके काम ने निश्चित रूप से भारतीय राजनीतिक दलों को अपने चुनावी अभियानों को अधिक संगठित, वैज्ञानिक और परिणाम उन्मुख बनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने ये दिखाया कि एक सुविचारित नैरेटिव और प्रभावी कम्युनिकेशन कितना फर्क ला सकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, रणनीतिकार से राजनेता बनने का सफर चुनौतियों से भरा होता है। हाँ, आसान नहीं होता। जानकारी के मुताबिक जैसे ही उन्होंने जन स्वराज शुरू किया, उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई जगहों पर लोग सवाल उठाते हैं कि सलाह देना तो आसान था, अब खुद राजनीति क्यों कर रहे हैं। ये सवाल तो आएगा ही। ये जनता के मन में सलाहकार और नेता की भूमिका के प्रति जो अलग अलग अपेक्षाएं हैं, शायद उसको दिखाता है। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन बदल जाती हैं। शुरुआती चुनावी परीक्षणों में भी, जैसे कि कुछ उपचुनावों में जनसुराज से जुड़े उम्मीदवारों को सफलता नहीं मिली। हाँ, ये शुरुआती झटके। ये भी एक संकेत है कि जमीनी स्तर पर वोट में समर्थन बदलना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। बिल्कुल, संगठन बनाना, लोगों का भरोसा जीतना, इसमें समय लगता है। इसके अलावा कुछ आलोचनाएं भी हैं जिनका जिक्र स्रोतों में मिलता है। मसलन उन पर कभी-कभी जाति या समुदाय आधारित समीकरणों पर ध्यान केंद्रित करने के आरोप लगते हैं। अच्छा। जबकि वे खुद इस तरह की राजनीति की आलोचना करते रहे हैं। यहाँ हम फिर स्पष्ट कर दें कि हम केवल स्रोतों में दी गई जानकारी बता रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जी, ये समझना जरूरी है। और हाल ही में बिहार सरकार के एक मंत्री अशोक चौधरी ने उन पर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाए और 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भी भेजा है। ओहो। ये दिखाता है कि राजनीतिक अखाड़े में उतरने के बाद व्यक्तिगत हमलों और कानूनी लड़ाइयों का सामना करना भी पड़ता है। ये सारी चुनौतियां बिल्कुल अपेक्षित हैं। जब कोई व्यक्ति सलाहकार की सुरक्षित भूमिका से निकलकर सीधे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में उतरता है, तो उसकी हर गतिविधि, हर बयान और उसके अतीत के हर पहलू की गहन जांच होती है। हाँ, स्क्रूटनी बढ़ जाती है। बिल्कुल, विरोधियों द्वारा हमले तेज हो जाते हैं। चुनावी सफलता तुरंत मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, खासकर तब जब आप दशकों से जमे हुए राजनीतिक दलों के खिलाफ एक नई पार्टी खड़ी कर रहे हों। सही। और मानहानि का नोटिस जैसे मामले इस बात का संकेत हैं कि स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने पर वो पलटवार भी करती है। ये राजनीतिक संघर्ष का एक अनिवार्य हिस्सा है। उनके निजी जीवन के बारे में भी स्रोतों में संक्षिप्त जानकारी है। उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास एक डॉक्टर हैं जी, और उनका एक बेटा है। प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे नहीं चाहते कि उनका व्यक्तिगत धन उनकी राजनीतिक पहचान का आधार बने। और उनका दावा है कि उन्होंने जो भी हासिल किया है वह अपनी योग्यता और मेहनत से किया है। अच्छा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने प्रशांत किशोर के सफर को देखा, संयुक्त राष्ट्र के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से लेकर देश के शीर्ष चुनावी रणनीतिकार बनने तक। हाँ। और अब बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी जन सुराज के साथ एक नई पारी शुरू करने तक। इस यात्रा में इनोवेशन है, अलग अलग पड़ाव हैं और अब प्रत्यक्ष राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जो बात यहाँ खास तौर पर ध्यान देने लायक है वो है ये क्रमिक विकास। मतलब पहले मौजूदा सिस्टम्स को समझना, चाहे वो यूएन की स्वास्थ्य योजनाएं हों या राजनीतिक दलों के चुनावी अभियान, जी, उनका विश्लेषण करना और उन्हें बाहर से प्रभावित करने की कोशिश करना। और अब खुद एक नया सिस्टम यानी जनसुराज पार्टी बनाना और उसका नेतृत्व करने का प्रयास करना। हाँ, ये शिफ्ट बहुत बड़ा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जो कौशल जैसे डेटा विश्लेषण, रणनीति निर्माण, संगठन प्रबंधन उन्हें सलाहकार के तौर पर सफल बनाते थे, वे नेता के तौर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं। क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व में सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि जनता से सीधा जुड़ाव, विश्वसनीयता और एक स्पष्ट विचारधारा की भी निर्णायक भूमिका होती है। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसके बारे में आजकल काफी चर्चा होती है। क्या सफल राजनीतिक रणनीतिकार सफल राजनेता भी बन सकते हैं? हाँ, $1 मिलियन सवाल है। क्या सलाहकार की भूमिका में मिली कामयाबी नेतृत्व की भूमिका में सफलता की गारंटी दे सकती है? प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए एक अहम केस स्टडी साबित होगी। बिहार का रण क्षेत्र इस प्रयोग की प्रयोगशाला बनेगा और इस पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं। और अंत में सोचने के लिए एक बिंदु जो सीधे तौर पर स्रोतों से ही उभरता है। प्रशांत किशोर ने अपनी पहचान अपनी बुद्धि और प्रयास से बनाने और व्यक्तिगत धन को राजनीति से दूर रखने पर जोर दिया है। जी। लेकिन आज की राजनीति, खासकर भारत में, भारी संसाधनों की मांग करती है।
संगठन चलाने से लेकर चुनाव लड़ने तक सब जानते हैं। हाँ, ये तो हकीकत है। ऐसे में ये सिद्धांत कितना व्यवहारिक साबित होगा जब उनकी नवगठित पार्टी बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से जटिल राज्य में स्थापित साधन संपन्न दलों का मुकाबला करेगी? क्या केवल बुद्धि और प्रयास का दावा पर्याप्त होगा या संसाधनों की वास्तविकता हावी हो जाएगी? ये वाकई एक अहम सवाल